आपको याद है? हम कसम खाए थे, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। हम तो सोचे थे कि हम खूब जिएंगे, मगर देखिए मरने का घड़ी इतना जल्दी आ गया। सरोज जी, हमारे बाद टीना का क्या होगा? वो तो हम सोचे ही नहीं। तो कब उसे भी अपने साथ? बसंत जी, हमारे ना 2 रोटी से ज़्यादा मत बनाइएगा, बहुत मोटे हो गए हैं आप। अरे क्या करिएगा इस काया का, जितना जिंदगी बचा है खा लीजिए। आप कुछ सोचे टीना का क्या करना है? सोच लिए, उसको नहला के यूनिफॉर्म पहना देते हैं, चुटिया बना दीजिएगा, हमसे नहीं बनता है। चलो चलो बेटा, चलो चलो, आ जाओ। बाय बाय बाय। बाय। चलो 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 चलो, बाय। अरे आइए 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 महाराज जी, आइए विराजिए विराजिए, आइए तो सही। क्या लेंगे आप? ठंडा गरम कुछ मंगा दें? काहे शर्मिंदा कर रहे हैं सर? सर हमारा स्कूटर पंचर हो गया था। अच्छा भैया, हमेशा इनका कुछ ना कुछ पंक्चर होता है। आइए महाराज, वो दिखाइए, हम जो आपको डिफॉल्टर का लिस्ट बनाने के लिए बोले थे, हो गया काम? वो कर दिए सर हम। हाँ बताओ सर। मैम, वो हमारा फाइल कहाँ उड़ गया मैम? फाइल का तुम्हारा बाल है जो उड़ जाएगा फुर करके? हाँ ये देखो उड़ गया। कल सुबह तक हमको वो फाइल रेडी करके चाहिए, तो ना ये बिग मिलेगा और ना ही अगले महीने से सैलरी मिलेगा। सस्पेंड कर देंगे तुमको। हाँ बोलिए बसंत जी। सरोज जी, मोहन पांडे हमको देर तक जगा जगा के फिर से कब्जी बढ़ा रहा है हमारी। फिर से लेट से आएंगे आप? अरे लेट कहाँ, आ ही नहीं पाएंगे हम। मोहन पांडे हमको सुबह तक काम निपटाने का डेडलाइन दिया है। हमारा दिल तो कर रहा है कि यहीं सर पटक पटक के डेड हो जाएं बस। नहीं नहीं बसंत जी, ऐसा मत बोलिए, हम साथ मरने की कसम खाए थे, याद है ना? चलिए काम निपटा लेते हैं। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। वीना, बसंत जी का ना फोन नहीं लग रहा है, तो हम उनके दफ्तर होकर आते हैं। तुम तब तक टीना को देख लोगी? हाँ
टीना, आंटी को परेशान नहीं करना। हाँ, निर्मल भैया, बसंत जी को कुछ पता है क्या? वो अंदर है क्या? अरे अभी तक आए ही नहीं तो अंदर कहाँ से होंगे? लेकिन वो तो कल रात को यहीं रुके थे ना। अरे रुके थे या ना रुके थे, हमने सबका ठेका ले रखा है का। ये क्या है मयंक? हाँ? हमने तुमको क्या समझाया था? ये ऐसा होता है लेटर? मोहन जी, हाँ? मोहन जी, बसंत जी कहाँ है? हमें क्या पता कहाँ है निकम्मा। बहुत अर्जेंट काम दिए थे उसको, बिना पूरा किए भाग गया। देखिए, कल रात को वो यहाँ ड्यूटी कर रहे थे और सुबह घर नहीं लौटे, और अब कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। सच सच बता दीजिए कि कहाँ है बसंत जी? हमें क्या पता कहाँ है कामचोर। देखिए मोहन जी, आप कुछ भी मत बोलिए, नहीं तो हम पुलिस को ले आएंगे। हमका चोरी किएगा? हाँ, जो पुलिस की धमकी दे रही है? जा यहाँ से, जा, जो करना कर ले। जी को कुछ भी हुआ ना तो छोड़ेंगे नहीं किसी को भी हम। तुम लोग क्या मुंह देख रहे हो? काम करो और जैसे समझा वैसे करना। कामचोर। साहब यही ऑफिस है बसंत जी का। मैंने कितनी बार पूछा लेकिन कोई कुछ बताता ही नहीं है। साहब कल बसंत त्रिपाठी जी पौना घंटा देरी से आए थे। यहाँ पे एग्जिट टाइम सुबह 4 बजे का है। तुमने त्रिपाठी को जाते हुए देखा था? साहब वो तो नाइट ड्यूटी वाले ने देखा होगा। हाँ साहब, कल रात को बसंत नाइट ड्यूटी पे था। तो फिर नाइट करके घर क्यों नहीं पहुंचा? तो हम खुद ही हैरान हैं। हम उसको बहुत इंपॉर्टेंट काम दिए थे, अभी तक उसका ईमेल नहीं आया हमको। हमको तो लगता है साहब वो अपना काम किया नहीं ना, इसलिए ऑफिस नहीं आया। तो आपके कहने का मतलब है कि आपके इंपॉर्टेंट काम की वजह से वो नौकरी, घर बार, बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ के गायब हो गया? सच सच बताइए, क्या चक्कर है? हम तुतला थोड़े नहीं रहे साहब। एक नंबर का निकम्मा था बसंत, कोई काम ठीक से नहीं करता था। सर, मैंने बसंत के ऑफिस का एंट्री रजिस्टर चेक किया। बसंत सुबह 4 बजे तक ऑफिस में ही था। सर, ये तो सुबह 4 बजे तक सो रहा था। सर, मैंने बसंत के ऑफिस से लेकर घर तक के रास्तों पे पता करवाया, लेकिन कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट या कोई सस्पिशियस नहीं मिला। लेकिन बसंत की बीवी ने शक ऑफिस वालों पर जताया है। हो सकता है कि बसंत सुबह घर गया हो, लेकिन उसकी बीवी हमसे कुछ छुपा रही है। मियां बीवी के आपसी रिश्तों के बारे में अच्छे से पता करो और इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। सर, सरोज जी, हम टीना का बाल सुलझा दिए हैं, अब आप इसका चोटी बना दीजिए। इसमें कौन सा मंत्र पढ़ना होता है? आज ना हम आपको चोटी बनाना सिखा ही देंगे। हाँ, तो आज से टीना बिटिया का चुटिया पापा बनाएंगे। मम्मी, पापा ने हमारा कितना अच्छा बाल बनाया था। पापा कहाँ गए? हमें उनसे बाल बनवाना है। बेटा, हमको ना तुम्हारे पापा के हाथ का मटर गोभी बहुत याद आ रहा है। क्या स्वाद है ना तेरे पापा के हाथों का। मम्मी, हमें भी पापा का पराठा याद आ रहा है। बेटा, आज और पिज्जा खा लो। हाँ, कल से ना पक्का पक्का हम खाना बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, हेलो, पिज्जा हूँ। बसंत अपने परिवार की वो जरूरत था जिसके बिना सरोज की गृहस्थी का पत्ता भी नहीं हिलता था। और जब बसंत के पड़ोस में पूछताछ की गई तो ये वजह सरोज को भी शक के दायरे में ले आई। साहब, बसंत जी तो बहुत ही सीधे आदमी थे। उनका आस पड़ोस में किसी से कोनो झगड़ा वगड़ा नहीं था। बसंत का अपनी बीवी सरोज के साथ कैसा रिश्ता था? बसंत को नौकर बना के रखा था सरोज ने। वो घर का सारा खाना भी बनाता था और झाड़ू पोछा भी बसंत ही करता था। सर, पड़ोसियों से पता चला है कि सरोज के घर का पूरा काम बसंत ही करता था। सर, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली है। जब से बसंत गायब हुआ है, सरोज अपनी बेटी को लेकर 1-2 बार सिनेमा देखने गई है।
सरोज का पति गायब है और वो सिनेमा देख रही है। साहब, बच्ची का फरमाइश तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। उसको तो हम कहें कि उसके पापा ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। बसंत जी का पता चला क्या? वही तो पता कर रहे हैं। हमने सुना है कि आप बसंत जी से अपने घर का पूरा काम करवाती थी। हम नहीं साहब, वो अपनी मर्जी से करते थे, अपनी खुशी से। हमसे बहुत प्यार करते थे। उनके जाने से तो हमारा पूरा गृहस्थी बिखर गया है। साहब, आप कहीं हम पर तो शक नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, आपसे सिर्फ पूछ रहे हैं। वैसे आपके और बसंत जी के बीच में सब कुछ ठीक था ना? साहब, 36 के 36 गुण मिले थे हमारे। वो हमारी हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखते हैं। पता है, जब उनके सर का बाल उड़ गया ना, तो बिल्कुल वैसा ही स्टाइल का विग बनवाए जैसा हमें पसंद था। सरोज जी, कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम हीरो। साहब, सही बताए ना, सब चिढ़ते हैं हमारे रिश्ते से। जरूर जरूर आपको कोई भड़काया होगा। आप हम पर शक मत कीजिए। बसंत जी को ढूंढ दीजिए, हम उन्हें बहुत मिस करते हैं। सर, सरोज दिखने में थोड़ी नासमझ भोली सी लगती है। क्या वो अपने पति को गायब करवा सकती है? जो जैसा दिखता है वो वैसा ही हो, इसकी क्या गारंटी है? इनके कॉल रिकॉर्ड्स कहाँ पहुंचे? सर, बस आने ही वाले हैं। सर, धौली बाग के पास बसंत त्रिपाठी का स्कूटर मिला है। सर, पूछताछ में पता चला कि स्कूटर कल सुबह से यहाँ खड़ा है। और कुछ? सर, आसपास कोई सीसीटीवी भी नहीं है, ना किसी ने कुछ विटनेस किया और ना कुछ सस्पिशियस मिला सर। लेकिन ये तो सस्पिशियस है ही ना कि बसंत गायब है और उसको स्कूटर वहां मिला। तिवारी, पूछताछ जारी रखो। ओके सर। आप यहाँ क्यों आए? अब क्या है, हमसे रहा नहीं गया तो पूछताछ करने चले आए। बसंत का कुछ पता चला? सर, धौलीबाग में जहाँ बसंत का स्कूटर मिला था, वहाँ से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर धौलीबाग पुलिस को एक डेड बॉडी मिली है। देखो अंकल क्या लाए। हाँ, तुम्हारे फेवरेट चॉकलेट। थैंक यू। वेलकम। सरोज, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बोलना हमें। वैसे तो हम आते ही रहेंगे बच्ची को मिलने के लिए, चॉकलेट लेकर। चलो, बाय बाय बेटा। कोई ज़रूरत नहीं है खाने की। हेलो सरोज जी, आपको जिला शवग्राह आना पड़ेगा। शवग्राह? सर, धौलीबाग पुलिस ने बसंत के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट के मुताबिक बसंत की हत्या सर पर वार की वजह से हुई थी। और सर, ये रहे बसंत के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक बसंत का फ़ोन धौलीबाग में उसी वक्त बंद हुआ जो पोस्टमार्टम में हत्या का टाइम मेंशन्ड है। सर, ये रहे उसकी बीवी के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक बसंत का बॉस मोहन पांडे अक्सर उसकी बीवी सरोज को फ़ोन करता था। बसंत के बॉस मोहन पांडे का उसकी बीवी सरोज को फोन करने का क्या चक्कर हो सकता है? इन दोनों के बारे में जरा अच्छे से पता करो। सर। बसंत जी। बसंत की अपने ऑफिस में भले ही कोई कद्र नहीं थी, लेकिन बसंत अपने छोटे से परिवार की रीढ़ की हड्डी था। और अब सरोज के लिए अपनी बेटी टीना और अपनी जिंदगी की गुजर बसर करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। सर, पता चला है कि बसंत का बॉस मोहन पांडे अक्सर उसे ह्यूमिलिएट करता था। जिस रात वो ऑफिस में रुका था, उस दिन भी उसके बॉस ने उसे ह्यूमिलिएट किया था। हमारा फाइल कहाँ उड़ गया मैम? फाइल का तुम्हारा बाल है जो उड़ जाएगा फुर करके। हाँ, ये देखो उड़ गया। सर, मोहन सर बसंत सर को आए दिन परेशान करते थे। साहब, एक बार तो मोहन सर ने बसंत जी पर गर्म चाय भी फेंक दी थी। मोहन पांडे बसंत को ह्यूमिलिएट करता था, लेकिन उसकी बीवी सरोज को फोन क्यों करता होगा? सर, मोहन पांडे अक्सर बसंत के घर जाया करता था और आए दिन वो उसे नाइट भी करवाता था। सर, मुझे लगता है कि मोहन और सरोज का कोई अफेयर चल रहा है। और जिस सुबह बसंत अपने ऑफिस से निकला, वो घर गया और इन दोनों ने उसका मर्डर करके उसकी बॉडी धौलीबाग में डंप कर दी। अगर ऐसा है
तो बसंत के घर से हमें कोई ना कोई क्लू तो जरूर मिलेगा। बसंत के घर का सर्च वारंट निकालो। जी हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। मैडम ये देखिए। ये रोना धोना बंद करो और सीधा सीधा बताओ कि बसंत के साथ क्या किया तुमने। साहब हमने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया है तो ये सब सामान तुम्हारे घर पे क्या कर रहा था? ये सब खेलने की चीजें हैं क्या? साहब दरअसल हम और बसंत जी हम दोनों आत्महत्या करना चाहते थे। आपको याद, हम कसम खाए थे साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। आत्महत्या क्यों? उस मोहन पांडे से तंग आकर। मोहन पांडे से? हाँ साहब, बसंत जी ना बहुत सज्जन और सीधे आदमी थे। उनको ऑफिस का सारा काम भी आता था, बस थोड़े से स्लो थे। तो जो 1 घंटे का काम होता था उसे 4 घंटे में खत्म करते थे। बस साहब इसी बात का फायदा उठा के ना वो मोहन पांडे उनको नौकरी से निकालने की धमकी देता था और उनका नौकरी बचाने के लिए हमें सब वो मोहन पांडे ना बसंत जी को ब्लैकमेल करता था और जबरदस्ती हमारे साथ रिश्ता बनाता था। बेटी बेटी सरोज जी, आप रोइए मत, वरना हमारा नाइट खराब हो जाएगा। हाँ, मतलब बसंत तुम्हें खुद मोहन पांडे के पास जाने को कहता था और तुम मान जाती थी? हमें मानना पड़ता था साहब, बस इसलिए हमने और बसंत जी ने आत्महत्या करने का फैसला किया। लेकिन अगर हम मर जाते तो हमारी बिटिया टीना को कौन देखता? बस हमने इसीलिए आत्महत्या नहीं की। तुम दोनों आत्महत्या करने वाले थे तो फिर बसंत का मर्डर किसने किया होगा? वही मोहन पांडे किया होगा साहब, क्योंकि उससे तंग आकर हमने ये शहर छोड़ने का फैसला कर लिया था। शहर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया था लेकिन हमारे पास नहीं आए। साहब आके क्या कहते, हमारी इज्जत का बात था। सर मोहन पांडे का फ़ोन काफ़ी टाइम से बंद आ रहा है और आज वो अपने ऑफिस भी नहीं पहुंचा। उसकी बीवी ने हमें बताया कि वो कल रात से घर पे भी नहीं आया। उसकी बीवी से हमने उसके ड्राइवर का नंबर लिया तो ड्राइवर ने हमें बताया कि मोहन ने कल उसे जल्दी छुट्टी दे दी थी और वो खुद अपनी कार लेके चला गया। सर मुझे ऐसा लगता है कि बसंत की हत्या के बाद मोहन डर गया कि सरोज उसके बारे में सब कुछ सच बता देगी, इसलिए वो भाग गया। साहब कल हमारी बिटिया का जन्मदिन था, इसलिए हमने साहब से खुद छुट्टी मांगी थी। चल रीगल होटल चल। साहब कितना टाइम लगेगा साहब? हमको आज घर जल्दी पहुंचने का साहब। तू जा, हम गाड़ी लेके जाते हैं। फिर साहब ने हमें छुट्टी दे दी और खुद गाड़ी लेके वहाँ से चले गए। तो कल तुम्हारे साहब रीगल होटल जाने वाले थे? हाँ साहब, वो तो अक्सर रीगल होटल जाते थे। रीगल होटल में किससे मिलते थे? साहब मिलते किसी से नहीं थे, वो तो बसंत जी की बीवी के साथ वहाँ जाते थे। तो कल बसंत जी की बीवी उनके साथ थी? नहीं सर, जब से बसंत साहब गायब हुए हैं उन्होंने वहाँ जाना ही छोड़ दिया है। लेकिन कल शायद मोहन सर ने कॉल करके सरोज जी को वहाँ बुलाया था। तो सरोज अपनी मर्जी से उनके साथ जाती थी? साहब वो तो पता नहीं, लेकिन मैंने सरोज मैडम को कई बार रोते हुए देखा था, पर मोहन सर उनको आंख दिखा के चुप करा देते थे। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर। संध्या, सरोज को बुलाओ। सर हाँ तिवारी,
सर सरोज के घर पे ताला लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहन और सरोज मिलके कहीं भाग गए हो? नहीं सर, मैंने पता किया। मोहन पांडे ने रीगल होटल में रूम बुक किया था, लेकिन वहाँ पे उसने चेक इन नहीं किया। सर, मोहन का फ़ोन इसी एरिया में बंद हुआ था। सर, ये रास्ता रीगल होटल की तरफ जाता है और मोहन के कॉल रिकॉर्ड से ये साफ जाहिर है कि उसने सरोज को कॉल किया था और आधे घंटे के बाद उसका फ़ोन बंद हो गया था। सर, सरोज का कोई लीड नहीं मिला है, लेकिन उसके पड़ोस से पता चला है कि उसके मायके में भी कोई नहीं है। मोहन पांडे का मर्डर हो गया और सरोज गायब है। सरोज ने हमें कहा था कि बसंत उसे जबरदस्ती मोहन पांडे के पास भेजता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन दोनों से तंग आकर पहले उसने बसंत को मारा और अब मोहन पांडे को मारकर फरार हो गई? और जल्द ही सरोज से जुड़ी एक नई जानकारी सामने आई। कुछ दिनों से एक आदमी सरोज से मिलने यहाँ आ रहा था। कौन है वो और सरोज का क्या लगता है? पता नहीं मैडम, पर हमने उसको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। उसका स्केच बनवा सकती हो? सर, ये देखिए, उस आदमी का स्केच तैयार हो गया है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरोज ने इसी से बसंत और मोहन का मर्डर करवाया हो सकता है। पता लगवाओ ये आदमी कौन है और सरोज इस वक्त कहाँ है वो पता करो। सर, सरोज के मायके में तो कोई भी नहीं है। उसके माँ बाप बहुत साल पहले ही गुजर चुके हैं। सरोज के मायके में कोई नहीं है, लेकिन बसंत? सर, बसंत के फादर का नाम शंकर त्रिपाठी था, लेकिन कुछ 6 साल पहले उनका देहांत हो चुका है। इलाहाबाद का एक एड्रेस मिला है, लेकिन वो घर भी बहुत साल पहले बिक चुका है। सर, एक और बात पता चली है, बसंत त्रिपाठी शंकर त्रिपाठी का सगा बेटा नहीं था। शंकर त्रिपाठी ने बसंत को अडॉप्ट किया था। शंकर त्रिपाठी ने बसंत को अडॉप्ट किया था? लेकिन वो आदमी कौन था जो सरोज के घर के बाहर देखा गया? और सरोज कहाँ जा सकती है? सरोज तक पहुंचने के लिए जब उसके घर की छानबीन हुई तो पुलिस को एक लीड मिली। ये तो बसंत और सरोज का मैरिज सर्टिफिकेट है। रजिस्ट्रार ऑफिस से पता करो, शायद कोई क्लू मिले। सर, बसंत और सरोज के मैरिज सर्टिफिकेट बनने के दौरान 2 विटनेस के सिग्नेचर थे। एक का नाम था नारायण त्रिपाठी और दूसरे का नाम था ब्रिजेश त्रिपाठी, और दोनों के एड्रेस बनारस के हैं। सरोज और बसंत दोनों के ही परिचित या रिश्तेदार नहीं थे और सरोज तक पहुंचने के लिए पुलिस उन 2 विटनेसेस से मिलने बनारस पहुंची, जिन्होंने बसंत और सरोज के मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन किए थे। साहब, नारायण त्रिपाठी जी का तो पिछले साल ही देहांत हो गया था। फिर उसके बाद में उनका बड़ा बेटा ये घर बेच के चला गया। बड़ा बेटा कौन है? साहब, ब्रिजेश त्रिपाठी। तो फिर छोटा बेटा कौन है? साहब, बसंत त्रिपाठी। मतलब बसंत उनका सगा बेटा था? हाँ साहब, लेकिन बसंत ने नारायण और ब्रिजेश दोनों से एकदम से रिश्ता तोड़ दिया था। वो नारायण की मौत पे भी नहीं आया और ब्रिजेश को शराब की लत थी, तो उसी के चलते पहले उसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई, फिर उसके बाद में वो ये घर बेच के चला गया। कहाँ चला गया? साहब, इतना तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ उसकी बीवी यहीं रहती है, तो शायद उसको कुछ पता होगा। कहाँ रहती है? साहब, यहीं भी रहती है, कुछ आधे किलोमीटर दूरी पर। हाँ सर, ब्रिजेश हमारा ही पति है, पर अब हम उसके साथ नहीं रहते। आप ब्रिजेश के छोटे भाई बसंत को जानती हैं? हाँ साहब, जानते हैं। साहब, उसने ना सबसे रिश्ता तोड़ दिया था। हमारे ससुर जी को जब हार्ट अटैक हुआ था तो बाईपास सर्जरी के लिए बहुत खर्चा आ रहा था। ब्रिजेश ने बसंत से बार बार पैसे मांगे, लेकिन बसंत ने उसे एक ढेला नहीं दिया। आपके पास आपके पति ब्रिजेश की कोई फोटो है? हाँ साहब, हम अभी लाते हैं। साहब, ब्रिजेश का एड्रेस है आपके पास? जी साहब, वो शकरपुर में कहीं रहता है, पर कहाँ ये मुझे नहीं पता। फ़ोन नंबर? जी साहब, दीजिए। 1 मिनट, बोलिए। 9769। The number you're trying to reach is switched off. सर, उसका नंबर तो ऑफ है। इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, पता करो शकरपुर में कहाँ रहता है। साहब, ब्रिजेश भैया ही हमें यहाँ लेकर आए। बोले कि बसंत जी तो अब रहे नहीं, तो हम कुछ दिन यहाँ आकर रह लें।
टीना और हमारा माहौल बदल जाएगा। बहू, तुम इतना सब सह रही थी, हमको पहले ही बता देती। रो मत बहू, यहाँ रहो आराम से, हम हैं तुम्हारे साथ। ब्रजेश है कहाँ? जिस दिन हमको यहाँ लाए उसी दिन हमारा फ़ोन बिगड़ गया। बोले कि ठीक करवा कर लाता हूँ, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गए। साहब, हम तो खुद यहाँ आकर फंस गए हैं। अपना फोन बंद होने का अच्छा एक्सक्यूज दिया तुमने। क्या मतलब? आप हम पे शक कर रहे हैं? हाँ, तुम गायब हुई और वहां हमें मोहन पांडे की लाश मिली। मोहन पांडे मर गया? सरोज, ज्यादा चालाक मत बनो। तुम ही ने मारा उसे और यहाँ आकर छुप के बैठी हो। साहब, अगर हमें उसे मारना होता ना तो उसी दिन मार दिए होते जिस दिन उसने हमें पहली बार छुआ था। जिस दिन वो मरा, उसने मरने से पहले तुम्हें फोन किया था। क्या बात हुई थी तुम्हारी? साहब, हम आपको कितनी बार बताए हैं कि वो हमको परेशान किया करता था और उस दिन भी अपने पास बुला रहा था। हम बस गुस्से में फ़ोन काट दिए। शंकर त्रिपाठी को जानती हो? जी हाँ, वो बसंत जी के बाबूजी थे। लेकिन ब्रजेश तो नारायण त्रिपाठी का बेटा है। जी, बसंत जी बताए थे हमें। शंकर बाबूजी और नारायण बाबूजी बहुत अच्छे दोस्त थे। शंकर बाबूजी की कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने बसंत जी को गोद ले लिया था। पुलिस सरोज को शक के दायरे से बाहर नहीं रख पा रही थी। वहीं बसंत के भाई ब्रजेश की तलाश भी जारी थी, जिसके लिए उसके कॉल रिकॉर्ड्स और बसंत की हत्या वाली जगह का डंप डेटा भी स्टडी किया जा रहा था। पुलिस ब्रजेश की शराब की लत से अवगत थी, इसलिए शहर के उन सभी ठिकानों पर नजर जमाए हुए थी जहां ब्रजेश मिल सकता था, और जल्दी ही उनकी तलाश खत्म हो गई। जिस दिन बसंत मरा उस दिन तो बनारस से इलाहाबाद आया था। तूने सिर्फ बसंत को ही नहीं, मोहन पांडे को भी मारा। जिस जगह मोहन पांडे की लाश मिली थी, तेरा फोन उसी जगह पे एक्टिव था। ये देख। हमने मारा मोहन पांडे को क्योंकि उसने हमारे छोटे भाई की बीवी की इज्जत पर हाथ डाला था, इसलिए हमने मारा उसको। सरोज ने कहा था उसे मारने के लिए? नहीं साहब, वो तो बस हमारे सामने अपना दुखड़ा रोई थी। हमें गुस्सा आ गया और हम जाकर के मोहन पांडे को मार दिए। हमने सुना है बसंत ने तेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया था, और पिता नारायण त्रिपाठी से भी। नहीं साहब, वो बस हमारी आदतों से परेशान थे, लेकिन बाबूजी के साथ उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बसंत को शंकर त्रिपाठी ने अडॉप्ट क्यों किया था? उनका शादी नहीं हुआ था और उनके आगे पीछे भी कोई नहीं था। वो बाबूजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्होंने बसंत को अडॉप्ट किया था साहब। ब्रजेश ने स्वीकार कर लिया था कि मोहन पांडे की हत्या उसने की थी, लेकिन बसंत की हत्या का केस अब भी अनसॉल्व था। 1 महीने से ज्यादा गुजर चुका था और इसी दौरान सरोज से जुड़ी एक नई जानकारी सामने आई। सर, पता चला है सरोज को बसंत की जगह विभाग में जॉब दे दी गई। उसकी जॉब लगवाने में मोहन पांडे का ही हाथ था। उसके स्पेशल रिकमेंडेशन पे ही उसको बसंत की जगह जॉब देने की अर्जी भेजी गई। थैंक यू। साहब, बसंत जी की मौत का दुख मनाते रहने से टीना का पेट तो नहीं भर पाएगा ना, इसीलिए हमने ये नौकरी ज्वाइन की। लेकिन हमने सुना है कि ये नौकरी दिलवाने में मोहन पांडे ने आपकी बहुत मदद की थी। साहब, वो कभी भी किसी की भी मदद अपने मतलब से ही करता था, लेकिन देखिए भगवान ने उसको उसके किए की सजा दे ही दी। लेकिन उसे मारा आपके जेठ ने ही है। हाँ साहब, ये उन्होंने सही नहीं किया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। शायद उनसे हमारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। सर, पता चला है सरोज की तरह मोहन पांडे की बीवी माया को भी मोहन पांडे की जगह नौकरी मिल गई है। सर, हम उस सरोज के साथ काम नहीं कर सकते। उसकी शक्ल देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम हमारे पति के हत्यारे के साथ काम कर रहे हैं। सर, हम थोड़े ही ना मारे हैं मोहन पांडे जी को। पर मरवाया तो तुमने ही ना। ऐसी कोई बात नहीं है माया जी। सर, अगर इनको इतनी ही तकलीफ है हमारे साथ काम करने में तो आप हमारा ट्रांसफ़र कहीं और करवा दीजिए। सर, जहाँ बसंत का मर्डर हुआ था, मैंने उस एरिया का डंप डेटा स्टडी किया। बसंत के मर्डर वाले वक्त उसी एरिया में एक नंबर संदीप पांडे के नाम से रजिस्टर्ड था, जो मर्डर वाले वक्त से बंद पड़ा हुआ था। सर, गोरखपुर थाने में संदीप पांडे की मिसिंग कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड है। ये देखिए। लेकिन संदीप पांडे के मिसिंग होने का
बसंत के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता सर कनेक्शन है, ये उसी गांव से हैं जहां से शंकर त्रिपाठी था। शंकर त्रिपाठी मतलब जिसने बसंत को गोद लिया था। हमें पता चला है कि ये संदीप पांडे उसी गांव का है जहां से बसंत के पिता शंकर त्रिपाठी थे। तुम इसे पहचानती हो? साहब हो सकता है बसंत जी इन्हें जानते हों, लेकिन हम नहीं पहचानते ये कौन है। नहीं सर, हम इनको नहीं जानते। इसका सरनेम भी पांडे है और आपका भी। हो सकता है इस आदमी का आपके पति मोहन पांडे से कोई कनेक्शन हो। सर इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। संध्या सर, तुम खुद गोरखपुर जाओ और संदीप पांडे के घर वालों से मिलो। देखो क्या सामने आता है। सर संदीप पांडे हमारा ही बेटा है। 2 महीने पहले ही वो इलाहाबाद गया था और एक दिन अचानक से गायब हो गया। वो इलाहाबाद किस काम से गया था? वो नौकरी ढूंढने के लिए गया था। इलाहाबाद में हमारा मुँह बोला भाई रहता था। संदीप तो वहीं जा रहा था, पर हमने बोला अपने मामा से भी मिल लेना। लेकिन जब वो गया उसके मामा गुजर चुके थे। आपके इस मुंह बोले भाई का नाम क्या था? शंकर त्रिपाठी। शंकर त्रिपाठी अगर संदीप पांडे का मामा है तो बसंत भी उसको जानता होगा, लेकिन सरोज ने उसे आइडेंटिफाई नहीं किया। लेकिन सर बसंत के मर्डर वाली जगह पे संदीप पांडे का फोन बंद होना ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती। जरूर संदीप पांडे का बसंत के मर्डर के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है। ये संदीप पांडे अगर इलाहाबाद आया था तो इसको बसंत के साथ किसी न किसी ने तो देखा होगा। बसंत के आस पड़ोस, ऑफिस, सब जगह इसके बारे में पूछताछ करो। ओके सर। हाँ मैडम, इस आदमी को मैंने यहाँ देखा है। हमारे यहाँ चाय पीने आता था। और इस आदमी के साथ ये आदमी होता था? नहीं मैडम, इतना ध्यान नहीं दिया। संदीप पांडे का गायब होना उसे बसंत की हत्या का प्राइम सस्पेक्ट बना रहा था, लेकिन उसका सरोज से अफेयर था या नहीं ये सिर्फ पुलिस की थ्योरी थी जिसका कोई भी प्रूफ पुलिस को नहीं मिला था। और इसी दौरान सरोज ने इलाहाबाद से बनारस में ट्रांसफर ले लिया और सरोज के बनारस ट्रांसफर लेने के 4 महीने बाद भी पुलिस को कोई लीड नहीं मिली थी। बसंत की हत्या हुए 4 महीने हो चुके हैं और संदीप पांडे कहाँ गायब है इसका कोई क्लू नहीं मिला अभी तक। और सर सरोज का संदीप पांडे से कोई कनेक्शन होगा, इसका भी तो कोई लीड नहीं मिला है। संदेह हो सकता है इस केस में हमसे कुछ चूक हुई हो। बनारस चलने की तैयारी करो, सरोज से एक बार दोबारा मिलते हैं। यस सर। तो आप यहाँ सेटल हो गई हैं? जी हाँ, वो क्या है ना, इलाहाबाद छोड़ने का मन तो नहीं था, लेकिन मोहन पांडे जी की बीवी को हमसे बहुत तकलीफ थी। बात बात पे हमें नीचे दिखाती थी। दरअसल हम यहाँ किसी दूसरे केस के सिलसिले में आए थे, तो हमने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दें कि हमने आपके पति बसंत त्रिपाठी का केस सॉल्व कर लिया है। सॉल्व कर दिया? जी, आपके पति का मर्डर संदीप पांडे ने किया था। उसने अपना जुर्म कबूल किया है। संदीप पांडे? आखिर क्या दुश्मनी थी संदीप की बसंत जी से? बसंत जी ने क्या बिगाड़ा था उसका? क्यों मार दिया उन्हें? हम कोशिश करेंगे उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। सर आपने उसको झूठ क्यों बोला? उसका झूठ पकड़ने के लिए। तो आपको लग रहा है कि वो संदीप पांडे के टच में है और संदीप से उसने बसंत का मर्डर करवाया है। कहानी कुछ भी हो सकती है संध्या। सरोज के हर मूवमेंट पर नजर रखो, अब वही हमें इस केस के असल राज तक पहुंचाएगी। मम्मी आप बैग में कपड़े क्यों डाल रही हैं? बेटा सब बताती हूँ, लेकिन अभी चलो यहाँ से, है ना?
लेके जाओ उसे। अपने फरेब का नकाब खुद उतारोगे या हम तुम्हारी खाल उतारें? साहब, हमारे बाबूजी नारायण त्रिपाठी हमको निकम्मा समझते थे साहब, और हमें कोई नौकरी भी नहीं मिल रही थी। उनके एक दोस्त शंकर त्रिपाठी, उनका हमारे घर में आना जाना था। वो विभाग में नौकरी करते थे और उनका कोई आगे पीछे भी नहीं था साहब। तो शंकर त्रिपाठी को तूने मारा? हाँ साहब, उनको अस्थमा की बीमारी थी साहब, तो हमने उनको अस्थमा का अटैक दिलवा दिया और एडॉप्शन के फेक बैकडेटेड डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए। उनका कानूनी बेटा होने के नाते उनकी मौत के बाद हमें उनकी जगह विभाग में नौकरी मिल गई साहब। सब ठीक चल रहा था साहब। थोड़े टाइम पहले ये संदीप पांडे, इसको हमारे फर्जीवाड़े का पता चल गया। हमको अपने मामा की कुर्सी पे बैठा देख इंक्वायरी बिठाने का धमकी देने लगा और जाके मोहन पांडे से मिल गया। मोहन पांडे पता नहीं संदीप को का कह के भेज दिया और उसकी जगह मोहन पांडे उसी बात पर हमको धमकी देने लगा, ब्लैकमेल करने लगा। सब हमारी सरोज के साथ हम तो आत्महत्या करने वाले थे साहब, लेकिन हमारी बेटी टीना की वजह से रुक गए साहब। तो मोहन पांडे इसी वजह से तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता था? हाँ साहब। मोहन पांडे के बाद संदीप भी हमको पैसे के लिए ब्लैकमेल करने लगा। अरे एक तरफ मोहन और दूसरी तरफ संदीप। तो साहब हम संदीप का मर्डर करके खुद की हत्या का प्लान बना लिए। हम जानबूझ के संदीप की बॉडी को बसंत जी का बॉडी बताए। हमने सोचा था कि इनकी जगह नौकरी लेके जल्द से जल्द यहाँ से ट्रांसफर ले लेंगे, लेकिन वो मोहन पांडे वो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता था। और इसीलिए तुमने ब्रिजेश को भड़काया कि वो मोहन पांडे का खून कर दे। भैया, वो मोहन पांडे हमको कहीं का नहीं छोड़ा और हमको पता है कि बसंत जी को भी ना उसी ने मारा है। भैया, हमारे पास जितना भी गहना जेवर रुपया पैसा है ना, हम सब आपको दे देंगे, लेकिन हमें उस यमदूत से छुटकारा चाहिए भैया। उस यमदूत को नरक पहुंचा दीजिए भैया। और ब्रिजेश भैया हमारे भड़काने पे जाकर मोहन को सचमुच मार दिए। सरोज जी का कोई गलती नहीं है सर, इनको हम ही कहे थे वो सब करने के लिए। हाँ सर, ये हमारे पति है, इनकी हर बात मानना हमारा फर्ज है। तुम फर्ज नहीं निभा रही थी, तुम अपराध कर रही थी। पत्नी होने का यह मतलब नहीं है कि पति जो भी कहे बिना सोचे समझे उसमें हाँ में हाँ मिलाकर अपराध के भागीदार बन जाओ। एक रहम कीजिएगा साहब, सरोज जी को छोड़ दीजिए साहब। वो कहा कि अगर ये भी जेल में चली गई टीना का क्या होगा साहब? माना कि हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, लेकिन अपने पीछे अपने कर्मों के निशान जरूर छोड़ जाते हैं, और जिसका सबसे ज्यादा असर हमारे अपनों की जिंदगी पर पड़ता है। गवर्नमेंट स्कीम का गलत फायदा उठाकर बसंत ने नौकरी तो हासिल कर ली, लेकिन कहते हैं ना कि गलतियों की सुधरने की गुंजाइश होती है, लेकिन अपराध ना तो सुधारा जा सकता है और ना ही छिपाया जा सकता है। अपने अपराध को छुपाने के लिए बसंत ने सरोज के साथ मिलकर कई अपराधों को अंजाम दिया। जिस परिवार के भविष्य को बनाने के लिए उसने ये कदम उठाया, वो परिवार ही उजड़ गया, और इस सब का सबसे बुरा असर पड़ा उनकी निर्दोष बेटी टीना की जिंदगी पर। हम सब ये उम्मीद करते हैं कि टीना का भविष्य
अपने माता पिता की नियति से बिल्कुल विपरीत उज्जवल बने। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।